अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है वो पहले तो देखा है कि पीरियोडिक टेबल के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमने जो है वो एटॉमिक हमने जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात की है और मेटल्स नॉन मेटल्स की बात की है। उसके अलावा जो है वो हमने एटॉमिक रेडियस की बात की है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ये बात ध्यान में रहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बगैर आप आयोनाइजेशन एनर्जी को नहीं समझ सकते। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस अपना पॉजिटिव चार्ज लगा रहा होता है, उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है टूवर्ड्स इट सेल्फ, वो उसको हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से कम हो जाता है। अगर ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता। लेकिन अब ये जो बीच के इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करते हैं कि ये रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो इतनी स्ट्रांगली न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि आखिरी शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिंक है जो कि आउटर मोस्ट है, ठीक है। जब भी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड आएगा, यू हैव टू रिमेंबर कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। अच्छा, तो मैंने ये बात की थी कि हम जैसे जैसे पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि असल में हमारे पास जो शेल्स हैं वो उतनी की उतनी रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, और बढ़ता क्या है? एटॉमिक नंबर, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ता जाता है, शेल्स जो है वो इतनी रहती हैं। तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जो है, जब हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम डाउन द ग्रुप जो है वो ग्रुप बॉटम पे जाते हैं फ्रॉम द टॉप, इन इफ वी टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, तो यही अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास शेल्स जो है वो हर एलिमेंट के साथ जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम जो है वो फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो है वो हमारे पास ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी शेल अगर एक है, तो सेकेंड एलिमेंट की जो नीचे है उसकी दो शेल्स होंगी, फिर अगले की तीन। तो शेल्स की इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का आपस में डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो जितना ज़्यादा दूर होंगे वो एक दूसरे से, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अब हम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी असल में वो एनर्जी है जो कि हमें किसी भी एटम से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सोडियम की ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ। हमें पता है कि सोडियम की वैलेंस शेल के अंदर क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें से हमारे पास, अगर मुझे एक उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि हमारे हमें जो है वो अगर मैं बात करूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलोंग द पीरियड उसका क्या ट्रेंड है और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है, उससे पहले आपको समझ तो आ गई है ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। कि अगर मैं एक जो है वो एटम की बात कर रही हूँ, लेट्स से सोडियम की ही बात चल रही है अभी, तो सोडियम कि आउटर, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकाल बाहर करूँ, ये इस एटम में ना रहे। मुझे अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। बात समझ आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं है। तो अब अगर कोई भी आपको ये कहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इस एलिमेंट की है, तो आपको फौरन अपने दिमाग में ये चीज़ लानी है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि मैं ये चाहती हूँ कि इस एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँ और जो मुझे एनर्जी देनी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। अब हम ये, जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने देखा था कि अलोंग द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम जो है वो ऑन द अदर हैंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो इट इज़ ऑपोजिट। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले बता देती हूँ, समझा मैं बाद में दूंगी कि ऐसा क्यों होता है।
बस आपकी आसानी के लिए मैं एक बात कर देती हूँ कि हमने बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हमने अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़नी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है और एटॉमिक रेडियस पढ़ना है। हमने इन सब के ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि डाउन द ग्रुप क्या है और अलोंग द पीरियड क्या है। इन सबका ना एक ही ट्रेंड होता है सिवाय एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। एटॉमिक रेडियस का ऑपोजिट ट्रेंड होता है और बाकी जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उनका सेम ट्रेंड होता है। अब आप जो है वो सिर्फ, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, एटॉमिक रेडियस पढ़ाया, सिर्फ आप ट्रेंड जो है वो एटॉमिक रेडियस का याद रखो, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहाँ पे बैठे हुए जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने लग जाओ कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बढ़ रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो बेशक आप जो है वो अपना जो है वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करो, लेकिन एक जो पॉइंट पे आपके दिमाग में एक जो और इंस्टेंट बात आनी चाहिए ना, वो इनके ट्रेंड्स की है। और ट्रेंड्स को याद रखने का बहुत आसान तरीका बस ये है कि आप सिर्फ एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद रख लो और उसके अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ऑपोजिट ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस से। कहने का क्या मकसद है, एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा ही है, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी उन सब का इससे ऑपोजिट ट्रेंड होगा, ठीक है। तो बस आपने पेपर के लिए एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद रख के जाना है और आपके पास जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज होंगी उन सब का इससे ऑपोजिट ट्रेंड होगा। मिसाल के तौर पे जैसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है अलोंग द पीरियड बात करते हैं, अलोंग द पीरियड हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है। द रीज़न बीइंग कि आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड बढ़ने का क्या मकसद है, अलोंग द पीरियड का क्या मतलब है कि मैं इधर से इधर जा रही हूँ। अगर एक पीरियोडिक टेबल है तो मैं ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि उस सेम ग्रो में हमारे पास एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो आखिरी वाले एलिमेंट की अगर हम फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं तो आखिरी वाले की फर्स्ट से ज़्यादा होगी। उसकी क्या रीज़न है कि ये जो हमारे पास सबसे लेफ्ट में जो राइट में हमारे पास एलिमेंट होगा ना उसकी उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। अब आप खुद देखो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसके न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा पुल किया हुआ है। तो आप खुद सोचो कि अगर एक ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा, हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा ही है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उसका क्या सीन है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एज कम्पेयर टू द लास्ट एलिमेंट इन द पीरियड, अगर हम राइट पे देख रहे हैं तो उसका क्या होगा, हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा ना। तो इसलिए यानी उसकी एटम ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी कम पुल किया हुआ है, काफ़ी कम अट्रैक्शन की हुई है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आइए। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि अगर हम जो है वो पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेट सपोज मैं लिथियम की बात कर रही हूँ, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना इन दिस पीरियड, और फिर हमारे पास आ रहा है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद इसी पीरियड के अंदर हमारे पास जो है वो बोरॉन आ जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसा ही है, समझ आ रही है बात। तो मैं ये कह रही थी कि हम जो है वो नियॉन को छोड़ दो, क्योंकि नियॉन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है ऑब्वियसली हाँ इसकी भी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये तो स्टेबल है, ये तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट अगर हम हेलोजेंस तक भी जाते हैं तो यही बात ट्रू होगी, क्योंकि ये हमारे पास अगर हम फ्लोरीन की ही बात कर रहे हैं तो इसका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अगर हम लिथियम से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का काफ़ी ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू लिथियम। लिथियम का क्या एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है जी हमारे पास 3, और अगर हम जो है वो फ्लोरीन की बात करते हैं 9। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं फ्लोरीन के अंदर, और लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। शेल तो दोनों में सेम ही है, ठीक है, शेल तो दोनों में हमारे पास कांस्टेंट है शेल का नंबर। तो कहने का मकसद ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि फ्लोरीन का ज़्यादा जो है वो ग्रिप लगी हुई है ना टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा स्ट्रांगली उसने एक जो है वो ट्रिक किया हुआ। तो इस फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, निकालना काफ़ी मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये पीरियड के अंदर ट्रेंड था। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं ना, लेट सपोज हम फर्स्ट ग्रुप ही ले लेते हैं।
इसमें आपको नज़र आ रहा होगा हाइड्रोजन, लिथियम और ये एंड में जो है वो फ्रांसीसियम जो एलिमेंट है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है FR, इसकी जो है वो हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी। सबसे ज़्यादा कम इसलिए होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज़्यादा आसान इसलिए होगा क्योंकि लास्ट तक जब हम आते हैं तो शेल्स बढ़ जाती हैं, रेडियस जो है ना, एटॉमिक रेडियस वो बढ़ जाता है, यानी जो डिस्टेंस है ना बिट ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू उसके न्यूक्लियस से, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर हम लेट सपोज मेरा जो पेन वाला हाथ है ये इलेक्ट्रॉन वाली शेल है और ये जो मेरा दूसरा हाथ है ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो अगर हम जो है वो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास पता है क्या सीन हो रहा है कि अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करें ना, तो उनके दरमियान ये आप देखो मेरे हाथ के दरमियान कितना कम डिस्टेंस है। तो मैं अब ये जो मेरे प्रोटॉन्स हैं, मैं इसको इलेक्ट्रॉन को बड़ी इजीली अपनी तरफ पुल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इनको बहुत इजीली अपनी तरफ पुल कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम जो है वो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ये देखो अब ये लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये जो लास्ट एलिमेंट है ना FR, ये वो डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका, और ये प्रोटॉन देखो न्यूक्लियस कितना कितना दूर है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना प्रोटॉन्स, तो देखो कितना डिस्टेंस है। अब क्या मेरे लिए आसान होगा कि मैं जो हूँ वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखूँ? तो मतलब इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बात समझ आइए? तो मैं ये बता रही थी कि ये हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी और उसके ट्रेंड्स का सीन होता है। अब यहाँ तक बात आई होप सो मैंने बड़ी कोशिश की है समझाने की, आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो यू कैन आस्क मी इन द चैट। तो अब हमने यहाँ तक ट्रेंड्स को डिस्कस कर लिया। अब जो अलग बात है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर वो ये है कि हमने कंपेयर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड होती है आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हम उसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करते हैं ना, तो जो एनर्जी हमें लगती है ना वो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, फिर अगर हमने उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और फिर हमने अगर उसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे पास ना अगर सोडियम है, ठीक है, लेट सपोज मैं एक सोडियम की ही मैं बात कर लेती हूँ। सोडियम का क्या होता है कि हमारे पास, मैं अगर सोडियम की ड्रॉ करूं तो सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है ना वो 11 होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ सोडियम की, ठीक है, तो इट विल बिकम 1s2 2p 2s2 4 2p6, ठीक है, 4 10 और 3s1, ऐसा ही है। ओह सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह की हमारे पास जो है वो सोडियम की आयोनाइजेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास सोडियम। अब मैं ज़रा इसको ना यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। आई डोंट हैव अ गुड पेन इन माई हैंड राइट नाउ, लेट मी, ओके, सो डज दिस वर्क? इट्स एक्चुअली नॉट वर्किंग, इसी से काम चलाते हैं। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब हम ना इसकी फर्स्ट शेल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं? मैक्सिमम 2। सेकंड शेल के अंदर हम 8 डाल सकते हैं, और वो हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे मिला के एक रह गई, वो थर्ड शेल के अंदर आएगा। ठीक है जी, ये मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, ये 1s1 शेल थी, ये 2 शेल थी, ठीक है, 2s 2p वाली शेल थी, और ये 3s वाली शेल है, ऐसा ही है। अच्छा जी, इसमें हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डाला। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो मेरे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली एनर्जी होगी। अब मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है, लेट सपोज ये जो मैंने हाईलाइट की है इसको मैंने रिमूव करना है, सिर्फ इसको, तो जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी 2 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हो कि ये एनर्जी आ रही है, यानी कि अगर मैंने
सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था, ये बाहर वाले को, तो मुझे 496 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ी थी। फिर मैंने वो तो रिमूव कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से रिमूव हुआ तो इस पे तो पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अब ये क्या है, Na पॉजिटिव। अगर Na पॉजिटिव में से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, तो फिर जो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है वो 4563 किलो जॉल पर मोल आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आई होप सो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 का कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब हम ये बात करते हैं कि हमेशा जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं। अब आप यहाँ पे नोट करो कि हमने सोडियम में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था तो मुझे जस्ट 496 किलो जॉल एनर्जी देनी थी, लेकिन अगर मैंने उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था तो मुझे इससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी। ठीक है, बात समझ आ गई है। इसके बाद जब हम इसी तरह मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम में से भी हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो 737 देनी पड़ रही थी। मैग्नीशियम प्लस बन गया, उसमें हमने एक मजीद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना तो 1450 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ रही है। और Mg+2 में से भी अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मुझे 7731 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो देनी पड़ रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सवाल दिमाग में ये आता है कि ऐसा क्यों है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा क्यों ज़्यादा होती हैं पहले वाले से। तो इसकी ये सिंपल सी रीज़न है कि अगर हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास एटम था, इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस है, पहले इसने 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना था, 11 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इसका सब पे डिवाइड हुआ था ना अट्रैक्शन। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया इसमें से, अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले इसको 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, तो इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसको सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा इसने। ठीक है, तो इन 10 इलेक्ट्रॉन में से भी किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एज कम्पेयर टू द सिचुएशन जो हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लग रही थी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आई होप सो ये बहुत बेसिक सी बात है कि पहले अगर एक न्यूक्लियस था, उसने 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता तो उसे इतना ज़्यादा उसने कोई नहीं अट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि उसको 11 को करना था। लेकिन एक उसमें से रिमूव हो चुका है ना, तो अब उसे सिर्फ 10 को करना, तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली करेगा। लेट्स सपोज अगर इसमें से 10 में से भी मैं जो हूँ वो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 9 बचे हैं, तो अब इन 9 पे इसने ज़्यादा ग्रिप लगाई होगी एज कम्पेयर टू 10। ठीक है, क्योंकि कम होते जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना ही उसको जो है वो ज़्यादा हर किसी पे जो है वो चार्ज आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमारे पास जैसे ही फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर एक पिज़्ज़ा उनके पास जो है वो आया है और अगर वो ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा मेंबर्स हैं, फैमिली के 10 मेंबर्स हैं, तो हमें पिज़्ज़ा की 10 स्लाइसेस करनी पड़ेंगी और हर इंसान के पास कम जो है वो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस आएंगे। लेकिन अगर वही फैमिली मेंबर्स 5 हैं तो उस पिज़्ज़ा की जो स्लाइस का साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा। ऑन द सेम हैंड यहीं पर भी यही सीन हो रहा है कि अगर एक न्यूक्लियस है तो उसको 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसे हर इलेक्ट्रॉन पे उसकी अट्रैक्शन जा रही है ना, तो इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी हर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम उसको 10 इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियस से कंपेयर करते हैं। सही है, और फिर 9 का भी यही सीन है। ठीक है, तो ये सारी बात जो है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आगे क्या आता है। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस सब्सटेंशियली व्हेन रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। ठीक है जी, तो अभी मैं अगर बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैंने आपको बता दी थी। आई होप सो सब क्लियर हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है। मैं समरी बता देती हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए देनी पड़ती है, और अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि रेडियस बढ़ता है। फिर अगर हम जो है वो बात करते हैं इसकी के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का क्या होता है, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती हैं क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उनका
जो है वो इंक्रीज हो जाता है ऑन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे उस न्यूक्लियस का ज़्यादा होल्ड हो जाएगा, ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी। ये तो हमने बात की है आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड ट्रेंड के बारे में, विच इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, सो जैसे मैंने बात की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम टू फॉर्म एन एनाइन। ओके, अब ये बात है कि ये हमने किसी भी, ये ना बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑपोजिट है। लाइक अगर हमारे पास कोई भी एटम है ना, ये इसका न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इसके अंदर शेल है। हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से इसके अंदर ऐड अप कर दें, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या इसमें से रिलीज होगी ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी में तो हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो है वो देना ही पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन को जो है वो हमारे पास रिमूव करने के लिए हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी देनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम एलिमेंट टू एलिमेंट डिफर करता है कि कुछ एलिमेंट्स तो जब जो है जो कि बड़े ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते होंगे, उनकी बड़ी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की, तो वो तो फिर उनको जो है उनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो है वो एनर्जी का रिलीज ही होगा, एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी है ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की। जैसे मैं अभी आगे चल के मैं आपको नॉन मेटल्स की एग्जांपल दूंगी कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है? उनकी भी यही रीज़न है कि उनका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं मेटल्स की बात करती हूँ, जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। उनकी ये कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें। उसकी ये रीज़न है कि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, उनके पास इतनी टेंडेंसी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने बड़ा छोटा करके बताया, अभी डिटेल करके और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराना है तो वो डिपेंड करता है कि हमें जो है वो एनर्जी देनी पड़ रही है या इलेक्ट्रॉन की एडिशन पे उस एटम से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, तो ये बात समझ आई। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैंने जैसे बताया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में हमारे पास क्या है? फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा, सेकंड ग्रुप आ जाएगा मेटल्स का। ठीक है जी, सेकंड ग्रुप आ जाएगा। यानी अगर फर्स्ट ग्रुप में हम जो है वो लिथियम सोडियम की बात चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो यानी इनका इसलिए इनकी अगर हम बात करें मेटल्स की, जितने भी मेटल्स हैं अगर हम नॉन मेटल से कंपेयर करते हैं, जो नॉन मेटल्स हमारे पास 7 या 6 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे हेलोजेंस, तो उनकी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उनकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, यानी कि नेगेटिव हम तब लगाते हैं जब हम वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पे एनर्जी रिलीज कर दे। एनर्जी क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है, बल्कि उसने जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसमें से एनर्जी रिलीज हुई। ऑन द अदर हैंड कि अगर मैं मेटल्स की बात कर रही हूँ तो उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करती हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि उनका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता है ना? द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमारे पास जो है वो मेटल्स की, जैसे हमें पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो इसलिए अगर हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से भी ऐड करेंगे ना तो वो इतनी स्ट्रांगली वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि रिपेल ही कर रहा होगा। तो उस पर ऑब्वियसली हमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जबकि अगर मैं नॉन मेटल्स की बात कर रही हूँ, जैसे हेलोजन का ही ग्रुप ले लेती हूँ, 7 ग्रुप की बात कर लेती हूँ, और हमें पता है कि उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उनकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए उनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर से देंगे तो हमें इतनी एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि उल्टा एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव।
आई होप सो मैंने बड़ा अच्छा करके समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं भी समझ आई तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है वीडियो को रिपीट पे देखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड के। जैसे मैंने बताया कि हम जब जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब वही इसकी भी वही रीज़न है कि हमें पता है लेफ़्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ईजिली, एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, एनर्जी जो है वो हमें देनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर हम जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो ये बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, इसी तरह आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी फर्स्ट होती है, सेकंड होती है और थर्ड होती है। अच्छा, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, अगर हमने एक एटम है, न्यूट्रल एटम था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन एडअप करने की कोशिश किया तो जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव ही होती है, यानी कि हमें एनर्जी देनी ही पड़ रही होती है। लेकिन एक दफ़ा अगर वो हमारे पास जो है वो A9 बन चुका है, एक दफ़ा अगर हमने, या A9 का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव हमारे पास एक्सेप्ट किया है, तो अब ये क्या बन गया A9। अब A9 के अंदर अगर हमने, ये तो जनरली है ना कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जनरली पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमने A नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा हमारे पास क्या होती है, हमेशा हमेशा नेगेटिव होती है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। अगर हमने A9 के अंदर, A नेगेटिव के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको मेटल्स नॉन मेटल का जो एग्जांपल था। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। उसकी रीज़न है कि अगर एक देखो ना A9 है, A9 का मतलब है इसके नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर नेगेटिव चार्ज है, एक एटम है जो ऑलरेडी नेगेटिव है और आप उसमें मज़ीद नेगेटिव ऐड करना चाह रहे हो, तो डोंट यू थिंक सो कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, ये बात याद रखना। तो एक ऑलरेडी चीज़ नेगेटिव बनी हुई है, उसमें हम एक ऊपर से मज़ीद नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। अब एक ऐसी चीज़ है कि A9 था, उसमें हमने एक नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो रिपेल ही करेगा ना। तो अगर वो चीज़ रिपेल करिए तो डोंट यू थिंक सो कि उसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि जो हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, अच्छा यहाँ पर जो है ना नेगेटिव नहीं होगी बल्कि पॉजिटिव होगी। ठीक है। जो हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव होती है। ठीक है। जो हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, वो हमेशा क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे गलती से यहाँ नेगेटिव लिख दिया था, हमें पॉजिटिव होता है। आई एम करेक्टिंग माई वर्ड्स। तो मैं ये बात करी थी, कॉन्सेप्ट वही है कि अगर हमारे पास, अगर हम एक ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ है उसमें हमने एक नेगेटिविटी ऐड की है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तब पॉजिटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी देनी पड़ रही हो। ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एक नेगेटिव चीज़ है, उसमें आप नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो नेगेटिविटी नहीं लेना चाहेगा, वो रिपेल करेगा उसको, और उस रिपल्शन की वजह से हमें उसमें एनर्जी देंगे तो तब जाके वो इस काबिल होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो है वो हमारे पास इट विल बी पॉजिटिव, यानी हमेशा एनर्जी हमें देनी पड़ी होगी। थर्ड का भी यही सीन है, ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बात की है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर हमारे पास जो है वो ये पीरियोडिक ट्रेंड्स का जो है कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस किया था, एटॉमिक रेडियस को किया, आयोनाइजेशन एनर्जी को किया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को किया, और अब हमारे पास जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो किसी एक सिंगल एटम की बात नहीं हो रही। अभी तक हम एक सिंगल एटम की बात कर रहे थे, अभी हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो हम दो एटम्स की बात करेंगे, दो या दो से ज़्यादा एटम्स की बात करेंगे जिन्होंने आपस में बॉन्डिंग की हुई होगी। ठीक है। यहाँ पर बॉन्डेड एटम्स की बात हो रही है कि अगर दो बॉन्डेड
एटम्स हैं, ठीक है, इन्होंने ये ए एटम है और ये बी एटम है, ठीक है, और इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बॉन्ड बना के ये एक कंपाउंड बने हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने बॉन्डिंग, देखो आपको ये पता है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। बॉन्डिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन के या तो कंप्लीटली एक्सेप्ट करने से होती है, यानी इनमें से, इन एटम में से ना एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा और बी जो है वो कंप्लीटली तौर पे डोनेट कर देगा, तो इनके दरमियान तब भी बॉन्डिंग हो जाएगी। या दूसरी सिचुएशन, अच्छा ऐसी बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं कि जिसमें एक एटम कंप्लीटली तौर पे दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को ले ले और जो दूसरा एटम है वो कंप्लीटली तौर पे डोनेट कर दे, ठीक है, पहले वाले एटम को। तो ये जो बॉन्डिंग है इन ऐसे दो एटम्स के दरमियान वो आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। जबकि हम कोवलेंट बॉन्डिंग की जब हम बात कर जबकि हम अगर हम अपने दूसरी बॉन्डिंग की बात करते हैं, जब जो कि मैं अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई ही कोवलेंट बॉन्ड्स पे होती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अच्छा आगे चल के हम ये बॉन्डिंग को भी काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, क्या उनमें होता है, क्या से बनते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या किस तरह की जो है वो उनकी केमिस्ट्री है। बट अभी मैं आपको सिर्फ दो तरह की बॉन्ड्स के बारे में बता रही हूँ, एक है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में मैं आपको क्या बता रही थी कि आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक एटम जो है वो कंप्लीटली तौर पे डोनेट कर देता है, तो फिर जो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि जो है वो हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। अब लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन बी के पास भी होगा। पहले वाले में तो बी ने, आयनिक बॉन्डिंग में तो बी ने कंप्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया था ना, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ये इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होता है, बी के पास भी यही इलेक्ट्रॉन होता है, ए के पास भी यही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब शेयरिंग की हुई है ना। आप समझते हो ना शेयरिंग को। एक अगर मैं लेट सपोज पानी की बॉटल ही है, दो स्टूडेंट्स हैं क्लास में बैठे हुए और वो बोतल को शेयर कर रहे हैं, बात समझ आइए। तो शेयरिंग का मकसद, एक शेयरिंग होती है और एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस होती है। अगर आयनिक बॉन्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन बी ए को दे रहा है तो इसका मतलब बी का उस इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो ए का हो चुका है। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या है कि यही इलेक्ट्रॉन ए का भी है, बी का भी है, ठीक है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों ने शेयर किया हुआ है और फिर इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। तो ये होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसमें डिग्री होती है, इलेक्ट्रॉन बी के पास भी है, ए के पास भी है, लेकिन इनमें से एक एटम ऐसा होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ होगा, ठीक है, यानी ज्यादा अपनी तरफ पुल किया हुआ होगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो वो जिसने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा अट्रैक्ट किया होगा उस पर हम पार्शियल नेगेटिव का चार्ज देते हैं, और जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट किया होगा उसको हम पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। तो शेयरिंग ये नहीं है कि हमारे पास दोनों ने शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, लेकिन एक एटम के पास उसका ज्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा, ठीक है जी। तो ये होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। शेयरिंग होती है लेकिन एक एटम ने ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है, कंप्लीट अट्रैक्ट नहीं हुआ होता, लेकिन ज्यादा, एक चीज होती है ना ज्यादा, मतलब अगर एक इंसान है वो बोतल लेकर जाता है और दो अपने फ्रेंड को देता है, ऑब्वियसली फ्रेंड को जो है वो उसको कम ही पानी पीने का मौका मिलेगा, जो लेकर आया है बॉटल वो ज्यादा ही पिएगा, लेकिन उससे फिर भी शेयरिंग तो की थी ना अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन ज्यादा पानी वो पी लेगा। तो शेयरिंग आप हमेशा करते हो, लेकिन जो है वो शेयरिंग क्या होती है कि हमेशा इक्वल नहीं हो सकती, एक हो सकता है दो लोगों में से ज्यादा पिज्जा का स्लाइस खा ले, ठीक है, डिपेंड करता है कि पैसे किसने दिए हैं। अच्छा, तो मैं ये बात करी थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए हमें कोवलेंट बॉन्ड को समझना बड़ा ज़रूरी था, तो मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड समझा दिया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि अट्रैक्शन किस एटम में इनमें से ज्यादा एबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर को ऑफ इलेक्ट्रॉन को, विच इज दिस, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो दोनों ने आपस में शेयर किया हुआ है, इनमें से किस एटम के पास ज्यादा एबिलिटी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ठीक है, बात समझ आइए। तो अब अगर फॉर एग्जांपल लेट से सपोज करते हैं कि ए के पास ज़्यादा एबिलिटी थी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो मैं कहूँगी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। एज कम्पेयर टू बी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। इससे ज़्यादा अच्छा जो है वो मैं नहीं जो है वो आपको समझा सकती थी, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो डू आस्क मी, कोई हेजिटेशन नहीं है कि आप मुझसे ना पूछो। इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप मुझसे जो है वो इसके बारे में पूछो। अच्छा, अब ज़रा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसके भी ट्रेंड को पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका सेम ही ट्रेंड होगा। जो ट्रेंड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होता है, डिफरेंस ऑपोजिट किसका ट्रेंड होता है? एटॉमिक रेडियस का। तो मैं बात कर रही थी, अगर हम पीरियड के अलॉन्ग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ है, तो ऑब्वियसली अगर जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक एटम है जिसके न्यूक्लियस के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ना, बजाय इसके कि ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि चार्ज इतना नहीं है। तो अलॉन्ग द पीरियड जाने पे जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं पीरियड के अलॉन्ग, तो हमें पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, यहाँ पर ना ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये इनकी ना पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ये ना ऑन ऑर्डर में है। जैसे फ्लोरीन की, ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये है हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन के बाद ये है जी हमारे पास, अच्छा ये कार्बन नहीं है बल्कि क्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, उसके बाद जो है वो हमारे पास आयोडीन है, सल्फर है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। इनकी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ये भी ट्रेंड के अंदर है, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी, फिर सल्फर की होगी, फिर कार्बन की, फिर हाइड्रोजन। ये मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि किसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है टू नो कि किसकी बेशक यू डोंट हैव टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एनी sort of property we have discussed before, but one thing I would highly emphasize on the fact that you have to know the basic fact कि किसकी ज़्यादा है। तो जैसे अब मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं, इनमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो इस जो सीक्वेंस है और इन एलिमेंट्स को याद रखो कि इनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद जो है वो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिस्कस कर लिया। द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ रह गई है इज़ वेरी हाईली आई वुड लाइक, मैं बहुत जो है वो चाहूँगी कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अफिनिटी का डिफरेंस बताओ। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? दोनों में हम जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों की जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो फेमिलियरिटी है, बट इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी व्हाट वी डिस्कस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कम्प्लीटली तौर पे जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है आइसोलेटेड एटम का और कोवलेंट बॉन्ड का। देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक सिंगल एटम पे अप्लाई होती है कि हम एक सिंगल एटम ले रहे हैं और उसमें हम इलेक्ट्रॉन को डालने की कोशिश कर रहे हैं कम्प्लीटली तौर पे। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिस्कस ही तब होती है जब हम एक कोवलेंट बॉन्ड को देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि दो एटम अगर हैं तो उनमें से किस एटम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली पुल किया हुआ है। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर अप्लाई होती है। इसके लिए हमेशा हमें जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी।
जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, हमेशा अगर 9 है तो वो 9 ही रहेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना वो डिफर करती है कि अगर हमारे पास अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड, अगर फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करी, हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन से ज़्यादा है। अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं करती, मैं जो हूँ वो बात करती हूँ नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन की, अगर नाइट्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन फ्लोरीन में, फ्लोरीन ने अब जो है वो हमारे नाइट्रोजन में के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ होगा अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो इस केस में फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, नाइट्रोजन की कम आ जाएगी। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, नाइट्रोजन ने लेट्स सपोज आयोडीन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है, नाइट्रोजन ने आयोडीन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो इस केस में नाइट्रोजन ने आयोडीन से ज़्यादा स्ट्रांगली एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो नाइट्रोजन ने आयोडीन के साथ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब ये जो है वो वेरी करती है। तो अब जैसे मैंने बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो रिलेटिव वैल्यू होती है यानी कि ये चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है कि एक एटम है उसने किसके साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो इट्स नॉट एब्सोल्यूट। फिर चौथी बात ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कह लो कि हमारे पास डिफरेंसेस थे। और इसी के साथ जो है वो हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है वो, ये चैप्टर हमारे पास हो चुका है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का। अगर इसमें से कोई आप बुक देख लेना, उसमें अगर कोई टॉपिक रह गया तो डू टेल मी इन द चैट बॉक्स टू, मैं आपको वो टॉपिक जो है वो समझा दूंगी अच्छे से। और बट आई होप कि मतलब ये चैप्टर जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं अलग वीडियो डालूंगी। और फिर इसके बाद जो है हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर भी इंशाल्लाह जो है वो हम उस पर भी हम जो है वर्क करेंगे, बट वो इतना बेसिक नहीं था हमारे, इम्पोर्टेंट जो है वो ये सेकंड ही था, तो मैंने कहा कि सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट चैप्टर भी आएगा, नो नीड टू वरी। बट अभी के लिए इतना ही। और इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग जो आपको लेक्चर के दौरान कोई भी एक चीज़ ना समझ आई हो, यू हैव टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। अल्लाह हाफिज़।